हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए माय डियर, प्रीवियस सेशन में सरफेस टेंशन कंप्लीट हो चुका था। अब आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ओके, और फिर सरफेस एनर्जी के बाद हम लोग वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है एंड जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए माय डियर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय। आपको देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ओके, किसी प्लेट के ऊपर से फ्लो हो रहा है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है स्मॉल u इज इक्वल टू 0.5y माइनस वाई स्क्वायर, वेयर y इज द डिस्टेंस एबव द प्लेट। y क्या है? प्लेट से ऊपर का डिस्टेंस है। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, फ्लूइड का विस्कोसिटी देखिए हमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि विस्कोसिटी बोल रहा है, बट विस्कोसिटी आपने दो टाइप का पढ़ा है, एक डायनामिक विस्कोसिटी एंड एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे? तो माय डियर, हम लोग यूनिट के हेल्प से पता करेंगे। देखिए इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और ये यूनिट किसका होता है? तो ये डायनामिक विस्कोसिटी का SI यूनिट है। दैट मीन्स ये जो विस्कोसिटी हमें दिया हुआ है ये डायनामिक विस्कोसिटी दिया गया है। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द शियर स्ट्रेस एट 0.2 मीटर एबव द प्लेट। तो प्लेट से 0.2 मीटर ऊपर शियर स्ट्रेस कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, तो क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह ये बनेगा। देखिए माय डियर, ये आपका मान लीजिए कोई प्लेट है, आपका कोई ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर से माय डियर फ्रेंड फ्लो हो रहा है। ओके, तो जब प्लेट के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन माय डियर कैसा होगा? पाराबोलिक होगा, पाराबोलिक वेरिएशन होता है। ओके, चलिए, तो ये आप इतना जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग हमेशा ही y क्या लेते हैं? तो y हम लोग हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल u इज इक्वल टू 0.5y माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी ये जो आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ये जो आपका पाराबोलिक वेरिएशन है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5y माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए, एंड यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड का विस्कोसिटी कितना है माय डियर? म्यू इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लेट से 0.2 मीटर ऊपर में, यानी मान लेते हैं कि प्लेट से 0.2 मीटर यहाँ पर आ रहा है, यानी y इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो यहाँ पर अब आपसे शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है माय डियर। ओके, तो इसका क्या मेथड मैंने बताया था आपको? तो चूंकि हमें शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है तो शियर स्ट्रेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे माय डियर? तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ रफ में। तो आप जानते हैं शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई। बट हमें शियर स्ट्रेस कहाँ पर निकालना है? तो y इज इक्वल टू 0.2 मीटर, यानी शियर स्ट्रेस आपका निकालना है y इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट में भी क्या होगा माय डियर? डी यू डिवाइड बाई डी वाई, ये आपको 0.2 मीटर पर कैलकुलेट करना होगा और यहीं से आपका शियर स्ट्रेस फाइंड हो जाएगा। यही मैंने आपको समझाया था
ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कहीं पर भी शियर स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। y का वैल्यू दिया रहेगा, आप बस उस y के वैल्यू को वेलोसिटी ग्रेडियंट में पुट कर दीजिए। वेलोसिटी वेरिएशन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग du डिवाइड बाई dy कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स इस वेलोसिटी को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो du डिवाइड बाई dy मिल जाएगा। बट हमें शियर स्ट्रेस कहाँ पर चाहिए, तो y इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर चाहिए, तो उसमें आप y का वैल्यू 0.2 मीटर पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा माय डियर वही होगा शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए माय डियर, u का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो जब हम लोग u को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये हमें कितना मिलेगा, 0.5 माइनस 2y। बट हमें निकालना है du डिवाइड बाय dy एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, 0.5 माइनस 2 इंटू 0.2। तो यहाँ से इसका वैल्यू देखिए 0.1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा निकल चुका है 0.1। सो शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, म्यू इंटू du डिवाइड बाई dy एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब देखिए माय डियर, म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो कितना है, 0.9 इंटू इसका वैल्यू आपने निकाला है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब यदि आप यूनिट देखना चाहते हैं कि सर आपने यूनिट कैसे निकाला, तो देखिए माय डियर, इस म्यू का यूनिट क्या होगा, तो आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो देखिए मीटर मीटर कैंसल आउट, सेकेंड सेकेंड भी कैंसल आउट हो गया, तो क्या यूनिट बच रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यही आपका वैल्यू होगा शियर स्ट्रेस का एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप चीज़ें को ध्यान में रखेंगे कि किस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं माय डियर। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। ओके, कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम में। ओके, आपको यूनिट पूछा जाएगा, ठीक है, एंड फिर इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए माय डियर, तो हमारा हेडिंग क्या होगा, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, और इसे आप क्या लिखेंगे, कैपिटल ई, सरफेस एनर्जी। अब देखिए माय डियर, इसके नाम से ही लग रहा है सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होगा, यानी ये सरफेस टेंशन के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के साथ ये एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी बराबर क्या होगा, तो ये होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ओके, कितने एरिया पर सरफेस टेंशन आपका काम कर रहा है, तो वहीं से आपको सरफेस एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सरफेस एनर्जी वहाँ पर मिलेगा। ओके, तो देखिए माय डियर, सरफेस एनर्जी, ध्यान देंगे आप लोग, सरफेस एनर्जी, और इसे आप कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, और ये किसके बराबर होगा, तो ये होता है माय डियर सिग्मा इंटू ए।
सिग्मा इंटू ए। और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ए हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है माय डियर, ए क्या है, सरफेस एरिया। और अब यहाँ पर देखिए, चूंकि आपने सरफेस एनर्जी निकाला है तो सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या होगा, तो चूंकि ये एनर्जी है दैट मीन्स इसका यूनिट आपका जूल होगा। इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो यहाँ से यदि मैं आपसे सरफेस टेंशन का यूनिट पूछ दूँ, सरफेस टेंशन का यूनिट यदि मैं आपसे पूछ दूँ तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय एरिया होगा ना जी। एंड सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल डिवाइड बाय एरिया, तो आप क्या लिखेंगे, पर मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है, एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था न्यूटन पर मीटर, आपको प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, और अभी आप सर बोल रहे हैं कि जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, ये कैसे। तो माय डियर दोनों सेम ही है, दोनों यूनिट सेम है। कैसे, वो देखिए, जूल को आप क्या लिखते हैं, जूल को आप लिखते हैं न्यूटन मीटर और डिवाइड बाय क्या है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या मिल गया, न्यूटन पर मीटर मिल चुका है। तो दोनों यूनिट सेम है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ने तो पढ़ाया था न्यूटन पर मीटर, बट यहाँ पर जूल के टर्म में दिया गया है, तो कहाँ से आया है। ओके, तो सरफेस टेंशन का यूनिट आप जूल पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं या सिंपली न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस एनर्जी होता क्या है। तो सरफेस एनर्जी होता है माय डियर सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा सरफेस एनर्जी के बारे में, ठीक है, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए माय डियर, तो अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बिगर ड्रॉप है, आपके पास एक बिगर ड्रॉप है माय डियर, ओके, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और इस बिगर ड्रॉप को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, इसे हमने 1000 पीस में ब्रेक कर दिया, 1000 स्मॉल पीस में हमने ब्रेक कर दिया, और इस ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये क्या है माय डियर, दिस इज बिगर ड्रॉप, दिस इज बिगर ड्रॉप, एंड ये हमारा क्या है, स्मॉलर ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एक हमने बड़ा सा ड्रॉप लिया और उसको हमने ब्रेक कर दिया 1000 स्मॉल ड्रॉप में, ठीक है। तो दोनों इक्विवेलेंट है, इसी से हमें ये मिला है, दैट मीन्स दोनों इक्विवेलेंट है। इसी ड्रॉप को हमने ब्रेक करके 1000 स्मॉल ड्रॉप वहाँ पर फॉर्म किया गया है, दैट मीन्स दोनों इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ये बताना है कि सरफेस एनर्जी इन दोनों में से किसका कम होगा या किसका ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो आइए माय डियर ध्यान देंगे आप लोग, इसे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, इसे हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। तो ध्यान देंगे आप, इस बिगर ड्रॉप का अगर सरफेस एनर्जी आप निकालना चाहें तो ये क्या होगा, तो आप जानते हैं सिग्मा इंटू एरिया, कौन सा एरिया होगा, फर्स्ट का एरिया होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है माय डियर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इस बिगर ड्रॉप का सरफेस एनर्जी हमें कितना मिल गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर निकालते हैं कि इसका सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरह का 1000 ड्रॉप है तो 1000 आपको मल्टीप्लाई करना होगा इनटू, एंड हर एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो फॉर्मूला वही है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह आप लिखेंगे।
ये सरफेस एनर्जी माय डियर फ्रेंड ये एक ड्रॉप का है, एक स्मॉलर ड्रॉप का है ना। तो बट वैसा वैसा स्मॉलर ड्रॉप आपके पास 1000 है, 1000 स्मॉलर ड्रॉप है, तो आपको टोटल एनर्जी निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या इन दोनों सरफेस एनर्जी को देखकर आप ये बोल सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन सा कम है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल में है। ये कैपिटल आर के फॉर्म में है, ये स्मॉल आर के फॉर्म में है। अगर दोनों एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होता तब हम आसानी से बोल सकते थे कि किसका एनर्जी हाई होगा किसका लो होगा। ओके, तो चलिए अब इस दोनों वेरिएबल को हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी बिगर ड्रॉप को हमने तोड़कर ब्रेक करके स्मॉलर ड्रॉप फॉर्म किया है। तो यहाँ पर सोचिए, दैट मीन्स इस बिगर ड्रॉप का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस 1000 स्मॉलर ड्रॉप का होगा। वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि इसी से ये बना है, तो दोनों का वॉल्यूम मस्ट बी सेम। ओके, तो चलिए वहीं से हम लोग यहाँ पर दोनों आर के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग, यानी आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। अब देखिए बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? तो आप जानते हैं स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर का पावर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो एक स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप बोलेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर टू द पावर 3, बट ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है और वैसा वैसा कितना ड्रॉप है हमारे पास, 1000 है। तो 1000 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो अब आपको दोनों आर के बीच में एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा। ये देखिए 4/3 कैंसल आउट, पाई भी कैंसल आउट हो गया। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ से देखिए कैपिटल आर क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू 1000। यानी यहाँ से आप क्या लिखेंगे, आर बाय आर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। यानी यहाँ से कैपिटल आर बाय स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 1000 टू द पावर 1/3। तो कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 10। दैट मीन्स माय डियर कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10R। यानी इस बिगर ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो इस स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस का 10 टाइम्स होगा। ओके, तो ये हमने वहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्मॉल आर का स्क्वायर देख रहे हैं, तो स्मॉल आर का वैल्यू हम लोग कैपिटल आर के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तब देखेंगे कि आप दोनों में कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो आइए माय डियर, सो 1000 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर डिवाइड बाई 10 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 1000 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, दैट मीन्स सिग्मा इंटू 40 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इस स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना मिल गया, सिग्मा इंटू 40 पाई आर स्क्वायर, एंड बिगर ड्रॉप का सरफेस एनर्जी हमें कितना मिला है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो माय डियर यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा है, बट यहाँ क्या देख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 पाई आर स्क्वायर है। दैट मीन्स ये एनर्जी आपका ज़्यादा है, ये एनर्जी कम है। तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइयर एनर्जी स्टेट। यानी ये जो आप 1000 पीस में स्मॉलर ड्रॉप को ब्रेक किए हैं,
तो ये आपका हायर एनर्जी स्टेट पर है, और ये बिगर ड्रॉप स्मॉलर, ठीक है, ये लोअर एनर्जी स्टेट पर है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दिस इज लोअर एनर्जी स्टेट, ओके, एंड दिस इज हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि कौन किसका एनर्जी कम होगा, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, कि ये लोअर एनर्जी स्टेट हो गया, ये हायर एनर्जी स्टेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हायर एनर्जी स्टेट को आप लोअर एनर्जी स्टेट में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला स्टेट जो है, ये इस स्टेट में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 स्मॉलर ड्रॉप अगर कहीं पर है तो वो अपने आप जो है मिलकर एक बिगर ड्रॉप बना देगा, तो वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट जो लोअर एनर्जी स्टेट होता है वो आसानी से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, यानी ये स्टेट जो है ये आसानी से इस एनर्जी में, इस स्टेट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्या कहीं पर आप देखते हैं कि बिगर ड्रॉप है और वो अपने आप छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक हो जाता है? नहीं माय डियर। तो ये आसानी से इस स्टेट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो जब हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे, फोर्स सप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब जाके लोअर एनर्जी स्टेट हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा? जैसे थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है, कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है, बट लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। नहीं होगा मतलब क्या है? अपने आप नहीं होगा। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र अपने आप होता है, वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफ़र अपने आप नहीं होगा, बट होगा, उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी इनपुट सप्लाई करना होता है। वही चीज़ यहाँ पर है माय डियर। हायर एनर्जी स्टेट ये लोअर एनर्जी स्टेट में अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट लोअर एनर्जी स्टेट दैट मीन्स ये वाला लोअर एनर्जी स्टेट हायर एनर्जी स्टेट में आसानी से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई देना होगा। ओके, तो ये सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे आप। हायर एनर्जी स्टेट can easily transform into lower energy state, but lower energy state cannot easily transformed into higher energy state, okay, into higher energy state to transform lower energy state into higher energy state, an external energy या an external input must be supplied। ओके, तो ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यही था माय डियर सरफेस एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी यही था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। ओके, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है।
और यहाँ से सरफेस एनर्जी से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी है आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। ओके, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक से माय डियर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, इससे आपका सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन अराइज होगा। ओके, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो बस आपको चीज़ें को ध्यान में रखना है, तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आइए माय डियर अब हम लोग बात करेंगे वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। अब इस चीज को पहले समझते हैं, ठीक है। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड का मतलब क्या है। कहीं पर यदि वेटिंग लिक्विड लिखा है या नॉन वेटिंग लिक्विड लिखा है, उसका क्या मतलब है, उस चीज से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे। वेटिंग लिक्विड अगर इसका हिंदी आप देखना चाहेंगे तो वेटिंग लिक्विड को आप क्या कहेंगे हिंदी में, ऐसा लिक्विड जो किसी सरफेस को भिंगा दे, ठीक है, वेट कर दे, उसे हम लोग वेटिंग लिक्विड कहेंगे। एंड नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होगा, ऐसा लिक्विड जो किसी सरफेस को नहीं भिंगा पाए, दैट मीन्स वेट नहीं कर पाए, उसे हम लोग नॉन वेटिंग लिक्विड कहेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड एंड सरफेस के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये वेट कर रहा है, ये वेट नहीं कर रहा है, तो किसको वेट करेगा, किसको वेट नहीं करेगा, दैट मीन्स सरफेस को। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये किसका म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, तो ये माय डियर लिक्विड एंड सरफेस का ये म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। लिक्विड एंड सरफेस के बीच का ये एक म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए, तो यहां पर ध्यान में रखना है, इट इज द म्यूचुअल प्रॉपर्टी, इट इज द म्यूचुअल प्रॉपर्टी बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस, लिक्विड एंड सरफेस। ओके, क्योंकि लिक्विड किसी सरफेस को ही भिंगाएगा या किसी सरफेस को नहीं भिंगा पाएगा, तो इसी दोनों के बीच का ये क्या है, प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिक्विड के बारे में। ओके, तो आइए माय डियर, वेटिंग लिक्विड, अब ध्यान दीजिए, वेटिंग लिक्विड के बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो माय डियर वेटिंग लिक्विड का अगर एग्जाम्पल बोला जाए कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा लिक्विड होगा, तो वाटर। आप वाटर को किसी सरफेस पर गिरा दीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वाटर उस सरफेस को भिंगा देता है, दैट मीन्स वाटर हमारा क्या है, वेटिंग लिक्विड है। ओके, चलिए, तो वेटिंग लिक्विड दैट मीन्स कोई भी लिक्विड किसी सरफेस को कब भिंगा पाएगा, तो ध्यान से सोचिए माय डियर, कहीं भी लिक्विड और सरफेस आ रहा है तो यहां पर बात किया जा रहा है लिक्विड एंड सरफेस के बारे में। तो यहां पर माय डियर कौन कौन सा फोर्स आएगा, यहां पर कौन कौन सा फोर्स आ सकता है, तो माय डियर आप क्या बोलेंगे कि सर एक कोहेसिव फोर्स आएगा एंड वन एक और फोर्स आएगा जिसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। दो फोर्स यहां पर आएगा। देखिए अगर सिर्फ लिक्विड के बारे में बात किया जाता तब वहां पर सिर्फ कोहेसिव फोर्स आता, बट लिक्विड एंड सरफेस दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां पर कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों ही आएगा। कोहेसिव फोर्स क्या होगा, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। तो सेम मॉलिक्यूल्स मतलब लिक्विड का जो अपना मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। बट एडहेसिव फोर्स क्या होता है माय डियर, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड एंड सरफेस
यानी लिक्विड का मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से आप समझिएगा। मान लीजिए कि ये सरफेस है और इस सरफेस पर आपने वाटर को यहाँ पर डाल दिया, ये वाटर है, और आप जानते हैं कि इस वाटर के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में माय डियर क्या होगा, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स काम करेगा। ओके, कोहेसिव फोर्स काम करेगा एंड सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स काम करेगा। एडहेसिव फोर्स काम करेगा, ध्यान से सोचना है। लिक्विड के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स काम करेगा एंड लिक्विड एंड सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स काम करेगा। तो अब आप सोचिए, चूंकि वाटर सरफेस को भिंगा देता है, वाटर को हम लोग वेटिंग लिक्विड कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यानी ये जो एडहेसिव फोर्स है ये यहाँ पर डोमिनेट कर रहा होगा, ये यहाँ पर डोमिनेट कर रहा होगा एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का वैल्यू यहाँ पर कम होगा एंड एडहेसिव फोर्स का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हुआ होगा, इसीलिए ये सरफेस को भिंगा दे रहा है, इसीलिए ये सरफेस को भिंगा दे रहा है। वाटर के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर्ड टू एडहेसिव फोर्स। यहाँ पर एडहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए ये सरफेस को भिंगा देता है। ओके, अगर यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता माय डियर, ज़्यादा होता, तो फिर ये सरफेस को भिंगा नहीं पाता, फिर ये सरफेस को नहीं भिंगा पाता। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ध्यान देंगे। इफ़, तो आपने क्या देखा, इफ़ एडहेशन इज़ वेरी लार्ज देन कोहेशन इज़ वेरी लार्ज देन कोहेशन, तो क्या हो जाएगा, तो आपका वो लिक्विड जो होगा वो वेटिंग लिक्विड होगा, यानी लिक्विड फिर सरफेस को वेट कर देगा, भिंगा देगा। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया वेटिंग लिक्विड के बारे में। वेटिंग लिक्विड हम उसे कहेंगे जहाँ पर एडहेशन कोहेशन से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स जहाँ पर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा। ओके, तो ये पहला कंडीशन हो गया वेटिंग लिक्विड के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर एडहेसिव फोर्स का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ माय डियर। एडहेसिव फोर्स को आप क्या लिखेंगे, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो एक कंडीशन तो हमें मिल गया वेटिंग लिक्विड के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या केस लिया था कि एक सरफेस था, उसके ऊपर हमने वाटर को पोर कर दिया था, उड़ेल दिया था। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास सरफेस लेते हैं, ये मान लीजिए आपका ग्लास सरफेस है, ग्लास सरफेस, और इस ग्लास सरफेस पर आपने क्या किया, वाटर को आपने इसके ऊपर डाल दिया। तो वाटर जब आप इसके ऊपर डालेंगे माय डियर, तो देखिए वाटर इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये आपका वाटर है, वाटर इस तरीके से इस सरफेस पर रखा रहेगा। ओके, और वाटर के बारे में हम जानते हैं, ये क्या है, वाटर यहाँ पर लिख दीजिए। तो वाटर के बारे में हम जानते हैं कि वाटर क्या है, वेटिंग लिक्विड है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, इस दोनों के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, वाटर एंड ग्लास के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, तो वो कांटेक्ट एंगल कितना है, कितने एंगल का कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर टेंजेंट ले लेंगे आप, तो देखिए ये एंगल जो आप देख पा रहे हैं थीटा,
दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और आप यहां पर भी उसे दिखा सकते हैं, यहां पर भी आप उसे दिखा सकते हैं। ओके, ये आपका थीटा। तो थीटा क्या है माय डियर? थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ध्यान दीजिए माय डियर, चूंकि वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा वेटिंग लिक्विड है, तो अगर वेटिंग लिक्विड के लिए आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ कि वेटिंग लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, तो आप इसे देखकर क्या बोलेंगे कि सर वेटिंग लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? फॉर वेटिंग लिक्विड, फॉर वेटिंग लिक्विड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन π/2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। वेटिंग लिक्विड किसे कहते हैं, उसके लिए अब आपको दो कंडीशन मिल चुका है। फर्स्ट कंडीशन, जहां पर एडहेशन कोहेशन से ज़्यादा हो जाए तो वो वेटिंग लिक्विड कहलाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी लेस देन π/2। ओके, तो फिर वो वेटिंग लिक्विड कहलाएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, अब आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि वाटर और ग्लास सरफेस के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बाबू ये बताओ कि वाटर एंड ग्लास सरफेस के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू क्या होता है, आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाएगा। तो देखिए माय डियर, ध्यान देंगे आप, द एंगल ऑफ कांटेक्ट, the angle of contact for water glass surface, for water glass surface is 28 to 30 डिग्री। 28 to 30 डिग्री इस एंगल के बीच में वैरी करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो लेकिन जनरली क्या होता है माय डियर, जनरली हम लोग 29 डिग्री ले लेते हैं। जनरली थीटा इज इक्वल टू 29 डिग्री। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर वाटर और ग्लास सरफेस है तो वहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि आप देख पा रहे हैं उसका वैल्यू 28 से 32 डिग्री के बीच में वैरी करता है, बट जनरली हम लोग 29 डिग्री लेकर चलते हैं। तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो ऑप्शन में हो सकता है 29 ना दिया हो, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन में ये इस रेंज में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट भी ना हो, 27 डिग्री हो, तो आप 27 डिग्री को टिक कर देंगे। मतलब इस रेंज में, इस रेंज के नज़दीक या इस रेंज में जो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा उसे हम टिक करेंगे। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब इसके आगे देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए द एंगल ऑफ कांटेक्ट, the angle of contact for pure water, for pure water and clean glass surface, and clean glass surface is, देखिए माय डियर अब क्या पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपने देखा कि वाटर और ग्लास सरफेस है, वाटर और ग्लास सरफेस, तो अभी ग्लास सरफेस को ऐसा नहीं बोला गया है कि ये क्लीन है, तो उस पर कुछ क्या होगा, उस पर कुछ उसका रफनेस होगा, इम्प्योरिटीज़ रहेगा। फिर वाटर के बारे में भी आपसे ये नहीं कहा गया है कि ये प्योर वाटर है, तो वाटर में इम्प्योरिटीज़ होता है, तो उसी इम्प्योरिटीज़ के कारण देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। लेकिन अगर आपका वाटर प्योर हो, दैट मीन्स उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रहेगा, एंड ये ग्लास सरफेस भी अगर क्लीन हो, तो उस टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट माय डियर कितना होगा, तो वो होता है 0 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। ओके,
0 डिग्री। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आपका ये ग्लास सरफेस है माय डियर, क्लीन ग्लास, और यहाँ पर आप अगर प्योर वाटर अगर आप इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो देखिए ये वाटर किस तरीके से इसके ऊपर रहेगा। तो वाटर माय डियर पैरेलली इसके ऊपर रखा रहेगा इस तरह। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ओके, ऐसा कब होगा, तो जब आपका वाटर प्योर हो एंड ग्लास सरफेस कैसा हो, क्लीन हो, तभी ये पॉसिबल है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने वेटिंग लिक्विड के बारे में देखा है। वेटिंग लिक्विड में आपने 2 कंडीशन देखा। फर्स्ट कंडीशन, एडहेशन शुड बी मोर देन कोहेशन, एंड सेकेंड पॉइंट आपने क्या देखा, सेकेंड पॉइंट आपने देखा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी लेस देन π/2। ये 2 चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही, एंड ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में बात करेंगे। वेटिंग लिक्विड में आपने देख लिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जो है सरफेस को जब भिंगा नहीं पाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वेटिंग लिक्विड। तो फिर उसका कंडीशन क्या होगा, जिस तरह यहाँ पर हमने कंडीशन देखा वेटिंग लिक्विड के बारे में, उसी तरह नॉन वेटिंग लिक्विड के उसका क्या कंडीशन होगा, ये हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो आइए माय डियर, नॉन वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड। अब देखिए माय डियर, नॉन वेटिंग लिक्विड, इसका एग्जाम्पल पहले क्या है वो समझिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो माय डियर फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल है आपका मरकरी। आपने यदि लैब कभी किए होंगे, कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, फिजिक्स लैब में कभी गए, सॉरी केमिस्ट्री लैब में कभी आप गए होंगे, तो वहाँ पर आप मरकरी देखे होंगे, ठीक है। और उस मरकरी क्या रहता है, वो मरकरी पूरा आपका राउंड फॉर्म में रहता है। उसको जब आप अपने हाथ पर रखे होंगे, ठीक है, और फिर आपने उसको हिलाया होगा, तो आप देखे होंगे कि वो आपके हाथ के सरफेस को भिंगा नहीं पाता है, ठीक है, नहीं भिंगा पाता है। दैट मीन्स मरकरी आपका क्या है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। मरकरी हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये सरफेस को भिंगा नहीं पाता है, आखिर ऐसा क्या होता है यहाँ पर जो कि ये सरफेस को भिंगा नहीं पाता है। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे माय डियर। रफ फिगर देखिए, ये मान लीजिए कोई सरफेस है और इसके ऊपर आपने मरकरी को रख दिया, ये मरकरी है माय डियर। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर उसी तरह हम लोग समझेंगे। तो जो यहाँ पर जो मरकरी का मॉलिक्यूल्स होगा माय डियर, तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स काम करेगा, एंड सरफेस मॉलिक्यूल्स और मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये सरफेस को भिंगा नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर माय डियर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करता है, यानी इस लिक्विड के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और लिक्विड एंड सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका वैल्यू कम यहाँ पर होता है, क्योंकि उसके अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, जिसके कारण ये इस सरफेस को भिंगा नहीं पाता है, इसीलिए इसे हम लोग नॉन वेटिंग लिक्विड कहते हैं। इसका मतलब नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए आप क्या कहेंगे कि कोहेशन विल बी ग्रेटर देन एडहेशन। ओके, कि अगर कोहेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, तो फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड, फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होगा, कोहेशन विल बी मोर देन एडहेशन। कोहेशन एडहेशन से
थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, इसीलिए वो सरफेस को भिंगा नहीं पाता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर भी हमने देख लिया कि कोहेशन ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वेटिंग लिक्विड कहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने देख लिया। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे किसके टर्म्स में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म में। तो आइए माय डियर, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्लास सरफेस लेंगे। ये आपका क्या है, ग्लास सरफेस, और इसके ऊपर हम लोग मरकरी को रखेंगे। मरकरी यहाँ इस ग्लास सरफेस के ऊपर हम लोग डाल देंगे। तो जब आप मरकरी को यहाँ पर डालिएगा, देखिए माय डियर, ये आपका क्या है, मरकरी, ये आपका माय डियर क्या है, मरकरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू क्या होगा। आइए देखिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा माय डियर, वो देखिए आपका ये है, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप इधर से देखना चाहें तो इधर से भी आप देख सकते हैं माय डियर, इधर से भी आप देख सकते हैं। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया थीटा, ओके। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर कितना है माय डियर, π/2 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट माय डियर क्या होगा, ग्रेटर देन π/2 होगा। और मरकरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मरकरी हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड है, यानी नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने दो कंडीशन यहाँ पर भी देख लिया। नॉन वेटिंग लिक्विड के केस में फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोहेशन एडहेशन से ज़्यादा होगा एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट π/2 से ज़्यादा होगा, ओके। तो ये दो कंडीशन हमने देख लिया। अब यहाँ पर भी देखिए दो टाइप का क्वेश्चन माय डियर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूछ सकता है, एंड दूसरा आपको मरकरी एंड ग्लास सरफेस के लिए डायरेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू पूछा जाएगा। तो देखिए माय डियर, ध्यान देंगे आप, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मरकरी ग्लास surface is 132 to 138 डिग्री। इस रेंज में वैरी करता है, 132 डिग्री से 138 डिग्री वैरी करता है। और जनरली हम लोग यहाँ पर थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 135 डिग्री हम लोग लेते हैं। फिर वही चीज़ है, डायरेक्ट वैल्यू पे मत जाइए, क्योंकि कहीं पर भी ये वैल्यू आप देखेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है। किसी भी बुक में आप देखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज रहता है। कहीं पर 131 लिखा रहेगा, कहीं पर 137 रहेगा, कहीं पे 136 रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज रहता है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मरकरी एंड ग्लास सरफेस के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, तो आप बस वहाँ पर ऑप्शन में ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस रेंज में है। अगर उस रेंज में नहीं है तब देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस रेंज के नज़दीक में है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में 131 डिग्री होगा तो उसको टिक कर देना है। बात समझ में आ गया? तो ये था माय डियर नॉन वेटिंग लिक्विड, ओके। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ओके। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के सेशन में हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन किया,
फिर हमने उसके बाद सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। फिर बिगर ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉप में जब ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर किसका एनर्जी स्टेट लोअर होगा, किसका हाइयर होगा, ये हमने देखा। एंड फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड का कॉन्सेप्ट देखा। ओके, तो चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी फेनोमेनन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एंड कैपिलरिटी के बाद हम लोग वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन भी देखेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।